हे गाइस, दिस इज़ वीकेंड, वेलकम बैक। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। ओके। तो बहुत से लोगों को हिस्ट्री से डर लगता है, तो आज मैं आपका वही डर भगाने आया हूँ। तो सबसे पहली बात कि हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो एक बात याद रखनी है हमें कि हमें यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आएंगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। तो यही रीज़न है कि कुछ लोग 6 6 7 7 साल तैयारी करते हैं एसएससी की और उनसे फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है, और कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एसएससी क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसा अभी आप लोग देख पा रहे हैं, हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये 10 से 15 मिनट में हम लोग पूरी एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, एंशंट हिस्ट्री। ठीक है। तो एंशंट हिस्ट्री जो है उसको लिथिक एज, उसमें सबसे पहले आता है लिथिक एज, या उसको स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है। जब लोगों को मतलब लोग आदि मानव बोलते थे ना, उस टाइप के थे। ओके। तो इसकी जो डेट है वो 30 लाख बीसी से 1000 बीसी तक की रखी गई है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बीसी होता क्या है। ठीक है। तो बीसी का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक है। मतलब जब जेसस क्रिस्ट पैदा हुए थे, उनके जन्म से पहले की जो भी डेट है उसको बीसी बोलते हैं। अगर कुछ समझना है तो आप ये याद रखिए कि माइनस में जो ईयर्स होते हैं ना, उनको बीसी बोलते हैं। मतलब जैसे आज 2024 है, कोई टाइम होगा जब 10 होगा, 2000 होगा, ऐसे कोई टाइम था जब 1 था, 0 था। 0 से पीछे जो माइनस में ईयर्स थे उनको बीसी बोलते थे। ओके। तो पहले माइनस से 0 तक पहुँचे ईयर्स, उसके बाद 1 2 3 4 से आए 2024 तक पहुँचे। ठीक है। तो ऐसे लिथिक एज की जो डेट है वो है 30 लाख से लेके 30 लाख बीसी से 1000 बीसी तक। अब लिथिक एज जो है, ये स्टोन एज, वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है। सबसे पहले आगे पैलियोलिथिक एज, ये 30 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक थी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डिस्कवर्ड किसने की थी, आरबी फूट ने डिस्कवर्ड किया है, इसको ये याद रखना है। और इसका दूसरा नाम ओल्ड स्टोन एज। देखिए कितना शॉर्ट शॉर्ट कर दिया आपके लिए। सबसे पहली पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, इसकी डेट है 30 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, और इसको डिस्कवर्ड किया आरबी फूट ने। ठीक है। उसके बाद आ गया मेसोलिथिक एज, जिसको मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं, इसको डिस्कवर्ड किया है जॉन इवंस ने। ठीक है। और इसको मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक इसकी डेट है। उसके बाद आ गया नियोलिथिक एज, जिसको 7000 बीसी से 1000 बीसी तक इसकी डेट मानी जाती है। इसको डिस्कवर किया था किसने, डॉक्टर प्रिमरोज ने। ओके। इतना इजी था ये। उसके बाद हम लोग आगे नीचे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से एक्चुअल में हम लोग मानते हैं, जहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो आ गई हड़प्पन एज, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हिस्ट्री के बच्चों को तो पता ही होगा, पहले भी पढ़ा होगा उन्होंने। इसकी जो डेट है सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। ओके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही जल्दी हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहला है कि जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी, तो आंसर है जॉन मार्शल ने। ठीक है। और नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब ये एक बहुत बड़ी जगह में फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड थी तो वो कौन सी थी इसकी, रोपर पंजाब। और ओल्ड जो है वो आ गई मांडा जम्मू, ओल्ड साइट आ गई मांडा जम्मू। ठीक है। उसके बाद साउदर्न मोस्ट साइट आ गई भगत राव, गुजरात में। और अर्लियर मतलब पहले कौन सी थी, दियामाबाद, महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए कितना जल्दी एक पेज ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग दूसरे पेज पे पहुंच चुके हैं। तो अब आ गया, ये देखिए कॉलम कॉलम मान के चलिए, इनको लाइंस ड्रॉ नहीं हुई हैं इस पर। तो साइट, सबसे पहले आ गया साइट, साइट का नाम। उसके बाद रिवर, मतलब कौन से रिवर पे ये साइट है। फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एक्सकावेटर। सबसे पहला आ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा साइट है। ठीक है। तो ये रावी रिवर पे है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में। और इम्पॉर्टेंट ये है, इसका एक्सकावेटर कौन था, इसका एक्सकावेटर था दयाराम साहनी। ठीक है। ये आ गया दयाराम साहनी। उसके बाद सेकंड आ गया मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है इंदस रिवर के किनारे लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, और इसका एक्सकावेटर कौन है, रखलदास बैनर्जी। मतलब जब इनकी खुदाई चल रही थी तो उस टाइम किसके अंडर काम चल रहा था, रखलदास बैनर्जी। 1922 में, इसकी डेट भी याद रखनी है आपने। उसके बाद आ गया छानूदारो। ठीक है। ये इंदस रिवर पे है ये भी। और नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, सिंध स्टेट। और इसको किसने एक्सकावेट किया था, मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने, 1925 में। ये 3 जो टॉप की हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ओके। उसके बाद आ गई फोर्थ है लोथल। लोथल जो है वो भोगावा रिवर, अहमदाबाद, गुजरात में। एस आर राव ने 1954 में इसको एक्सकवेट किया था। ठीक है।
उसके बाद पाँचवा आ गया कालीबंगा, ये घग्गर रिवर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, और इसको किसने, अमलानंद घोष ने 1951 में एक्सकवेट किया था। फिर सिक्स्थ आ गया बनावली, जो कि घग्गर रिवर पे है और हरियाणा में है, ठीक है। और आर एस बिष्ट ने 1973 में इसको एक्सकवेट किया था। एंड द लास्ट वन इज़ धोलावीरा, धोलावीरा लूनी रिवर के किनारे और कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये कच्छ गुजरात में, ठीक है। जेपी जोशी ने 1967 में 67-68 में इसको एक्सकवेट किया था, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी ये है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि जैसे पहला आ गया हरप्पा, ठीक है, तो हरप्पा कौन से रिवर के किनारे था, तो रावी आंसर होगा। और इसको एक्सकवेट कब किया था और किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। वैसे मोहनजोदारो कौन से रिवर पे है, इसका क्वेश्चन आ जाता है। छानूदारो कौन से रिवर पे, लोथल कौन से रिवर पे, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, ठीक है, इजी था। उसके बाद आ गया हमारा पहला वाला हरप्पा। हरप्पा में खुदाई करते टाइम क्या क्या चीज़ें मिली थी, तो पहला आ गया 6 ग्रैनरीज इन अ रो। ग्रैनरीज मतलब अनाज के भंडार, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था, ठीक है। वर्जिन गॉडेस, अब वर्जिन गॉडेस एक सील होती है ऐसे, मतलब रेक्टेंगुलर शेप की, मेटल की कोई चीज़ होगी उस पर ये बनी होती थी इनकी इमेज, वर्जिन गॉडेस, ठीक है। मतलब एक माता की बनी हुई थी। उसके बाद स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, ठीक है, जो वो होता है ना मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो उसकी इमेज बनी हुई थी, ठीक है। और स्टैचू ऑफ मेल टॉर्च, एक बियर्डेड मैन था, मतलब उसकी बियर्ड आई हुई थी मैन की, उसका भी एक स्टैचू था बना हुआ। मेल डांसर था मदर गॉडेस, वीट एंड बार्ले और डाइस वही जो आप लूडो में यूज़ करते हो वो भी मिला था। सेकंड आ गया मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी, ग्रेट ग्रैंडरी, एक बहुत बड़ा एक ही था अनाज का भंडार, और ग्रेट बात है, जब भी ग्रेट आए तो आपने याद रखना है कि मोहनजोदारो में है वो चीज़, ओके। उसके बाद पशुपति सील मिली थी, पशुपति महादेव की फ़ोटो सील पे बनी हुई थी। न्यूड वीमेन डांसर, मतलब बिना कपड़ों के वीमेन डांसर की एक फ़ोटो बनी हुई थी, ठीक है, स्टैचू था। फिर प्रीस्ट किंग, फिर मदर गॉडेस ओडाइस, देखिए मदर गॉडेस ओडाइस जो है वो हरप्पा में भी मिला था, मोहनजोदारो में भी मिला था। उसके बाद आ गया छानहूदारो। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल। सिटाडेल होता है कि पूरी जो हरप्पा में जितनी भी साइट्स थी ना, तो वो सारी दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल होता है मतलब अपर टाउन, और एक लोअर टाउन, मतलब जो ऊंचे लोग थे ना, ऊंची पोस्ट पे, मतलब वो थोड़ा हाई जगह पे रहते थे, ठीक है, तो उसको बोलते थे सिटाडेल। और जो लो वाले थे उसको बोलते थे हम लोग लोअर टाउन, ठीक है। ये क्या है, खाओ, ये क्या है? ठीक है। तो मोहनजोदारो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद छानूदारो में क्या था कि ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल, जहाँ पे ये एक इकलौती एक ही सिटी थी कि जिसमें सिटाडेल नहीं था। यहाँ पे लिपस्टिक मिली थी, ब्लॉक कार्ट, ब्रोंज टॉय कार्ट, ठीक है, ये चीज़ें मिली थी। और लोथल में क्या मिला था, डॉकयार्ड, राइस हस्क, डबल बरियल। डबल बरियल मतलब मेल और फीमेल को एक साथ दफनाना, वो भी मिला था कहाँ पे, लोथल में। उसके बाद आ गया कालीबंगा। कालीबंगा में क्या मिला था, प्लोड फील्ड सरफेस, जहाँ पे हल लगाई होती है ना, खेत जोते होते हैं, क्या था वो, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली थी, ऐसी ईंटें मिली थी जो डेकोरेटेड थी। उसके बाद आ गया बनावली। बनावली में लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाकी जितनी भी हरप्पन साइट्स थी वहाँ पे क्या था कि एक वेल ड्रेनेज सिस्टम था, एक बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। जो भी वेस्ट मटेरियल होता था वो छोटी छोटी, हर घर से छोटी नालियाँ निकलती थी, वो नालियाँ जाके बाहर एक बड़े नाले में मिलती थी, और सारा जो कचरा होता था, वेस्ट होता था, वो शहर के बाहर जाके गिरता था। लेकिन बनावली में ऐसा नहीं था, ओके। उसके बाद धोलावीरा आ गया। तो धोलावीरा कहाँ था, आपको याद होना चाहिए, गुजरात में था ये। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, इसमें क्या था, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, मतलब पानी, वही छोटी छोटी नालियाँ जो बनी हुई थी वो यहाँ पे भी थी। जाइंट वाटर रिजर्वियर, एक बहुत बड़ा मतलब मान के चलिए जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, उस टाइप का था जाइंट वाटर रिजर्वियर, जहाँ पे पानी स्टोर होता था, ठीक है। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये एक इकलौती साइट है जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद आ गया सुरकोटाडा। तो सुरकोटाडा में क्या था, बोन्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमको बोन्स ऑफ हॉर्स मिला था, जिससे कि हमको पता चला कि वो लोग हॉर्स को पालना जानते थे, ठीक है। उसके बाद आ गया लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, कौन सी है, मोहनजोदारो। और राखीगढ़ी क्या है, वो लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये इंडिया के बाहर भी फैली हुई थी। तो इसकी ओवरऑल जो लार्जेस्ट साइट थी वो थी मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया की लार्जेस्ट साइट थी वो थी राखीगढ़ी, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि लायन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा जानवर इंडस पीपल को
इंडस पीपल को नहीं पता था इस जानवर के बारे में। आयरन का भी नहीं पता था, ये भी बड़ी बार पूछा जाता है। और ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है? इंडिया की हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वैदिक कल्चर पे। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने कितनी जल्दी ख़त्म कर ली, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद आ गया वैदिक कल्चर, तो ये 1500 BC से 600 BC तक था। ठीक है, तो आगे क्या है कि इसका इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं 4 वेदास। ऋग्वेद नाम सुना होगा, ऋग्वेद में क्या होता है ये बड़ी बार पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में होता है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। ठीक है, ऋग्वेद में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। उसके बाद आ गया, इसको ओल्डेस्ट वेदा भी बोला जाता है, ऋग्वेदा को ओल्डेस्ट वेदा बोला जाता है। यजुर्वेद में क्या होता है? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। ठीक है, जो भी जब भी सैक्रिफाइस देते थे ना किसी जानवर वगैरह का, तो उसके फार्मूलाज जो भी मंत्र वगैरह होते हैं वो इसमें होते हैं। तो सामवेद में क्या था? सामवेद में बुक ऑफ चैंट्स, इसमें भी ऐसे मतलब पोइट्रीज़ वगैरह होती हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, भजन वगैरह, वो चीज़ें इसमें थी। उसके बाद आ गया अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा में क्या था? बुक ऑफ मैजिकल फार्मूले। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना वो, इसमें मंत्र टाइप के मतलब काला जादू टाइप सीखने के लिए था, मैजिकल फार्मूले। उसके बाद आ गया उपनिषादास। तो उपनिषादास को फिलोसफिकल टेक्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब उपनिषादास थे कितने? तो 108 उपनिषद थे क्या? अभी भी हैं। ठीक है, बृहद्रंका ये जो है इनका ओल्डेस्ट उपनिषद है। ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट कौन सा है? मनुस्मृति। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आ गया 2 महाकाव्य, जो आपको पता ही होगा, रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं। तो द महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने, और इसको लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और भागवत गीता जो है वो इसी के भीष्म पुराण से ली गई है, महाभारत में से ही भागवत गीता एक्सट्रैक्ट की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आ गया द रामायण। तो ये किसने लिखी है रामायण? ये वाल्मीकि ने लिखी है, और इसको ओल्डेस्ट एपिक बोलते हैं। देखिए महाभारत को लॉन्गेस्ट एपिक बोलते हैं, इसको ओल्डेस्ट एपिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा 18 पुराण है। ठीक है, जो हिंदू धर्म है ना उसमें 18 पुराण है। तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना वाला है। और उसके बाद आ गया कि रुद्र किसको बोलते थे? तो द गॉड ऑफ एनिमल्स, उसको रुद्र बोलते थे। उसके बाद वैदिक पीपल जिनको कि आर्यंस भी कहा जाता है। ठीक है, आर्यंस भी बोलते हैं उनको, हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, वैदिक पीपल्स को आर्यन भी बोलते हैं। ठीक है, वर प्रोबेबली नॉट फेमिलियर विद कैट, कैमल एंड टाइगर। ये भी किसके बारे में नहीं जानते थे? कैट, कैमल और टाइगर के बारे में इनको कोई भी नॉलेज नहीं था। ठीक है, और ये जो अभी तक हमने पढ़ा, इसका क्या सिस्टम है? जो ये डेट है 1500 BC से लेके 600 BC तक। वैदिक सिविलाइजेशन कब है? 1500 BC से 600 BC तक। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BC से 1750 BC तक, और 1500 BC से 600 BC तक वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, ये आ गया ऋग्वेदिक नेम। ये क्या लिखा हुआ है? ये ऋग्वेदिक नेम मतलब पुराने नाम। ये मॉडर्न नेम, और ये रीजन कहाँ पे है इस वक्त। जैसे इंदस का पुराना नाम क्या था? इंदस नदी है, उसका पुराना नाम था सिंधु। ठीक है, झेलम का पुराना नाम था वितस्ता। और चिनाब का पुराना नाम आसिकानी था। बेइस का विपास, रावी का पारुशनी, सतलज का सुतोद्री, सरस्वती का सरस्वती। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये सारे आगे इसमें इंपॉर्टेंट ऊपर वाले थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद आ गया महाजनाब्दा पीरियड 600 BC से 325 BC तक। सबसे पहली बात कि आपने डेट तो सबकी याद रखनी है, 625 BC से 325 BC तक। ठीक है, उसके बाद आ गया कि महाजनाब्दा थी कितनी? 16 थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाजनाब्दा क्या थी? तो ये 16 स्टेट्स थी जो इस टाइम पे बनी थी। ठीक है, इस टाइम पे 600 BC से 325 BC तक ये 16 ऐसी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनी थी अलग अलग राजाओं के अंडर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अंगा कहाँ थी? बिहार में। ठीक है, और इसकी कैपिटल ये इंपॉर्टेंट है। मगध इंपॉर्टेंट है, वाजी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट वैसे पूरा लिख लिया है मैंने, जो पूरे कर सकता है वो पूरे करे, जो पूरे नहीं कर सकता है तो वो उसके बाद ये कौसाला कर दे। उसके बाद कुरु, पांचाल और एक गांधार होगा लास्ट में, ये आ गया गांधार। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी कैपिटल्स भी याद करनी है आपने। ओके, तो उसके बाद अब आ गया आप राजा महाराजा के टाइम पे सीधा हरियाणा का डायनेस्टी। कब से कब तक? 544 BC से लेके 412 BC तक क्या है? हरियाणा का डायनेस्टी है। तो इसका फाउंडर कौन था? इनसे मेन चीज़ पूछते ही यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, फाउंडर और लास्ट रूलर। ठीक है, तो ये तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। फाउंडर था इसका बिंबिसार, जिसको श्रोणिका भी बोलते थे। और ये कब से कब तक राजा था? 544 BC से लेके 492 BC तक। उसके बाद इसका बेटा राजा बना जो था अजातशत्रु, जिसको कुनिका भी बोलते हैं, 492 BC से लेके
460 BC तक। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये जो अजातशत्रु है इसने अपने बाप यानी कि बिंबिसार को मार के ये राजा बना था, ठीक है। उसके बाद इसने अपने मामा, ही अटैक्ड हिज मैटरनल अंकल, अपने मामा पे भी इसने, जो कि कौसाल के राजा थे, उन पे भी इसने अटैक किया और उधर भी कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आ गया ही बिल्ट द फोर्ट ऑफ राजगृह, उसने राजगृह का किला बनाया, राजगृह का किला भी उसने बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ राजगृह, किसने? अजातशत्रु ने। उसके बाद उसका बेटा आया, अजातशत्रु का बेटा उडाइन आया 460 BC से 440 BC तक, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र सिटी एंड शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। ये उडाइन की यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये आपने पढ़ के रखनी है पूरी की पूरी। और लास्ट रूलर तो सबका ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर कौन था हरियाणा का डायनेस्टी का? नागादशक, ठीक है। इसके बाद आई शिशुंगा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। इसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। ये 412 BC से लेके 344 BC तक चली। और BC मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या है। तो ये उल्टा चल रहा है 412 BC से लेके 344, तो ये मत सोचना उल्टा है, ये माइनस में है, तो माइनस से ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद प्लस में आएंगे। तो उसके बाद आ गया शिशुनाग डायनेस्टी जो है। तो ये शिशुनाग ही एक रूलर का नाम था, उसी ने इसकी स्थापना की थी। फाउंडर कौन है इसका? शिशुनाग, ठीक है। और ये जो था, ये लास्ट जो हरियाणा का डायनेस्टी का लास्ट राजा था ना, लास्ट नहीं, ये लास्ट तो नागा दशक आ गया, इसका एक इम्पॉर्टेंट राजा होगा कोई लास्ट से पहले वाला, तो उसका मिनिस्टर जो है वो था ये शिशुनाग। तो नागा दशक एक अच्छा रूलर नहीं था, तो इसीलिए लोगों ने जो उससे पहले जो लास्ट किंग था उसके मिनिस्टर शिशुनाग को राजा बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शिशुनाग वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कालाशोका। तो कालाशोका इंपॉर्टेंट रूलर है किसका? शिशुनाग डायनेस्टी का, ठीक है, कालाशोका। क्योंकि इसके टाइम पे क्या हुआ था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है, ये अभी जब हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझा दूंगा। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोका के टाइम पे हुई थी, जो कि इसका किसका राजा था? ये शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था, ठीक है। और 383 BC में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये भी बहुत बार पूछते हैं। देखिए कितना जल्दी जल्दी डायनेस्टीज खत्म हो रही हैं। उसके बाद आ गई नंदा डायनेस्टी, 344 BC से लेकर 323 BC तक नंदा डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? महापद्म नंदा। और इसको सर्व खतरनाक भी बोलते हैं। और उसके बाद उग्रसेना भी इसका नाम है, किसका? महापद्मा का, ठीक है। तो ही इज़ डिस्क्राइब एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछते हैं हु इज़ नाउन एज द फर्स्ट, हु वाज नाउन एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? महापद्म। तो इसका लास्ट रूलर था धनंदा। तो इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मॉयरन पीरियड, ठीक है, 322 BC से लेके 185 BC तक। तो जो ये इनका लास्ट रूलर था ना, धनंदा, नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धनंदा, ठीक है। इसको मार दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हेल्प से? जो चाणक्य की हेल्प से। आपने सुना भी होगा चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य या उसका नाम कौटिल्य भी है, ठीक है। ये कौन था? ये इसका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। तो ही किल्ड द लास्ट मौर्यन, ही किल्ड द लास्ट नंदा रूलर। धनंदा को मार के इसने अपने राज्य की स्थापना की। और कब? 322 BC में, ठीक है। 305 BC में इसने एक युद्ध लड़ा चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर के साथ और उसको हरा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था इनके कोर्ट पे। तो मेगास्थनीज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी रिहाला, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने रिहाला नहीं लिखी थी, मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये शायद हाँ नीचे लिखा हुआ है, इंडिका बुक लिखी थी, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है। और ये किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंबिसार बना उसके बाद राजा 298 से 273 तक। इसको अमित्रोचैट्स और अमित्रा घाट भी बोला जाता है, किसको? बिंबिसार को। उसके बाद क्या है? उसके बाद आया अशोका। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी का रीन है अशोका का, 273 से लेकर 232 BC तक, ठीक है। तो अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद राजा बना था ये, लेकिन सबसे एक को छोड़ा, सबसे छोटा जो था जिसका नाम टिस्सा था, ठीक है। उसके बाद आ गया अशोका ने कलिंगा वार लड़ी थी 261 BC में। तो इसमें इसके युद्ध में जो भी खून खराबा हुआ उसके बाद से वो परेशान आ गया और उसने युद्ध वगैरह करना छोड़ दिया, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर दिया, ठीक है। आप इसको कहानी की तरह लीजिए तो अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो उसने उसके बाद मिशनरीज मतलब बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों में क्या किया? लोगों को भेजा कि बुद्धिज़्म के बारे में बताओ, ये कितना अच्छा धर्म है ऐसा। और अपने बेटे और बेटी को भी, जिनका नाम ये था, ठीक है, उनको भी भेजा इसने। कहाँ? सिलोन। सिलोन क्या है? पुराना नाम है श्रीलंका का। तो ऑप्शन में कभी कभी श्रीलंका देते हैं, कभी कभी सिलोन देते हैं। तो कहाँ भेजा था अशोका ने अपने बेटे और बेटी को? श्रीलंका, दैट इज़ कॉल्ड सिलोन,
ठीक है, जिसको पहले सिलोन बोला जाता था। उसके बाद इनका लास्ट रूलर था बृहद्रथा, ठीक है, और इनका पैलेस कहाँ पे था, कुमारहार पटना में। और जो इन्हीं के टाइम की जो लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ है ना, सारनाथ में, उसको आज हम नेशनल एम्बलम के रूप में जानते हैं। और अडॉप्ट कब हुआ था ये, 26 जनवरी 1950। जो वो शेर है ना, चारों तरफ शेर, वो कहाँ से लिए गए थे, सारनाथ, इन्हीं की कैपिटल थी वो, ठीक है। उसके बाद आ गई शुंगा डायनेस्टी। पहले शिशुनाग डायनेस्टी थी, अभी शुंगा डायनेस्टी है। जो दूसरे नंबर पे डायनेस्टी आई थी वो शिशुनाग डायनेस्टी थी, ये शुंगा डायनेस्टी थी। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 185 BC से 73 BC तक क्या है, शुंगा डायनेस्टी। फाउंडर कौन है इसका, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। और इसकी कैपिटल कहाँ है, विदिशा में। पुष्यमित्र शुंगा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्रा, द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा महाविका अग्निमित्रा, ठीक है। पुष्यमित्र के बाद कौन राजा बना, अग्निमित्र। और कालिदास ने एक ड्रामा लिखा है मालविका अग्निमित्र, उसका हीरो कौन है, यही अग्निमित्र उसका हीरो है, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया लास्ट रूलर, इनका लास्ट रूलर कौन था, देवभूति, ठीक है, देवभूति। और उसके बाद क्या है, कन्नव डायनेस्टी आ गया 73 BC से 28 BC तक। इसका फाउंडर है वासुदेव, ठीक है। इसने मर्डर कर दिया किसका, देवभूति का। और कैपिटल कहाँ थी इनकी, पाटलिपुत्र में। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी आ गई 60 BC से 225 AD तक। कैपिटल थी इसकी प्रतिष्ठाना या पैठन भी बोलते हैं। तो सिमुका जो है, सिमुका इसका फाउंडर था 60 BC तक। उसके बाद इनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, गौतमीपुत्र सतकारनी, ठीक है। तो उसके बाद आ गया साकाज, 1st सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी AD तक इनका राज था। और फेमस रूलर इनका था रुद्रदमन। इसने क्या किया था, रुद्रदमन ने, इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, ठीक है। उसके बाद आ गया पार्थियंस। तो पार्थियंस 1st सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी तक है। और इनका फाउंडर कौन था, कडपीसिस वन, कुजूल कडपीसिस। इसका इन पार्थियंस को पालवाज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था पार्थियन डायनेस्टी का, ये कुजूल कडपीसिस या कडपीसिस वन भी बोलते हैं इसको। और इनका मोस्ट फेमस रूलर था कनिष्का, जिसको कि सेकंड अशोका भी बोलते हैं। 78 AD से 101 AD तक इसने राज किया था, इसको सेकंड अशोका भी बोलते हैं। और इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इसने हेड की थी, ठीक है। इसके टाइम पे हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद आ गया कुषाण वाज द फर्स्ट रूलर्स टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट रूलर कौन है जिसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, वो है कुषाणा, ठीक है। उसके बाद आ गया चोलाज। तो चोलाज, इनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, कराईकला। इनको उसको और क्या बोला जाता है, मैन विद चार्ड लेग्स, ठीक है, इसको बोला जाता है कराईकला को। और इसने क्या किया था, 160 किलोमीटर एम्बैंकमेंट इसने बनाई थी, कहाँ पे, कावेरी रिवर के किनारे। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ गया गुप्ता पीरियड, और ये हमारा लास्ट है गुप्ता पीरियड जो इंपॉर्टेंट है, 319 AD से लेके 540 AD तक, ठीक है। गुप्ता एज को क्लासिकल एज या गोल्डन एज भी बोला जाता है, और इसका फाउंडर था गुप्ता। उसके बाद आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने 319 से लेके, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त वन, इसने 319 से लेके 334 तक राज किया। उसके बाद समुद्रगुप्त आया, उसने 335 से 380 तक। फिर रामगुप्त आया, तो रामगुप्त सिर्फ 380 में ही रहा। तो उसके बाद बन गया विक्रमादित्य, 380 से 414। और फिर कुमारगुप्ता 415 से 455। फिर स्कंदगुप्ता 455 से 460। और इसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए सबसे पहले। समुद्रगुप्त 335 से 380 तक इसने राज किया, और ये ग्रेटेस्ट किंग था गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। और इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, ठीक है। उस पिलर पे इसके बारे में लिखा गया है। और ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी हरिसेना ने, जो कि इसका कोर्ट पार्ट था, ठीक है। आल्सो नाउन एज इंडियन नेपोलियन। बहुत ही ज़्यादा बार ये चीज़ पूछी जाती है कि हु इज़ नाउन एज इंडियन नेपोलियन, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए। किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है। और इसने क्या किया था, ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिनारस इसने इशू किए थे, गोल्ड कॉइन जिनका नाम दिनारस था, ठीक है। उसके बाद आ गया चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य का रेन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे देखते जाइए, इसके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। इसका क्या है, ये पहला एक रूलर था इस डायनेस्टी का जिसने सिल्वर कॉइन इशू किया, मतलब थोड़ा कंजूस टाइप का था, समझ लीजिए। कुमारगुप्त वन 415 से 455 AD, कुमारगुप्त वन, ठीक है। ही फाउंडेड नालंदा महावीर, ठीक है, महाविहार, जिसको आज आप लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो इसी ने बनाई थी, कुमारगुप्त वन ने। और इसने ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन इसने भी इशू किए थे। उसके बाद आ गया स्कंदगुप्त 455 से लेकर 460 तक, ठीक है। और उसके बाद आ गई पुष्यभूति डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था पुष्यभूति।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर था इसका प्रभाकर वर्धन, और उसका भाई था राज्यवर्धन, उसकी बहन थी राज्यश्री। ठीक है, तो ये जो प्रभाकर वर्धन था, इस पर कुछ लोगों ने अटैक किया था और इसके राज्य को हड़पने की कोशिश की थी। और ये जो इनकी बहन थी राज्यश्री, हर्षवर्धन और इसकी राज्यवर्धन की, इन दोनों की बहन कौन है? राज्यश्री। और इनके पापा हैं ये प्रभाकर वर्धन। इसका बेटा कौन है? प्रभाकर वर्धन का बेटा राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और बेटी है राज्यश्री। ठीक है, तो ये जो राज्यश्री है, इसके हस्बैंड को का कत्ल कर दिया गया था, और उसके बाद प्रभाकर वर्धन का भी कत्ल कर दिया गया। ठीक है, उसका बदला लेने के लिए गया हर्षवर्धन, तो इसीलिए इसका इसका रीन इम्पॉर्टेंट है। और राज्यश्री को कब्जे में ले लिया गया था, हर्षवर्धन की बहन को। ठीक है, तो इसको शिलादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, इसने ध्रुव सेना 2 को हराया था। ही वॉज डिफीटेड बाई पुलकेशियन 2 ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। इसको किसने हरा दिया? पुलकेशियन 2, चालुक्य डायनेस्टी का पुलकेशियन 2। इसने अपनी बहन को बचाया था, राज्यश्री को, जिसको कब्जे में ले लिया था। तो इसके साथ ही आपका ये पूरा ख़त्म हो गया। अराउंड 25 मिनट की वीडियो बनी है। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको कॉपी करवा सकते हो, तो या तो जो मेरे को जानते हैं वो मेरे से ले भी सकते हैं। ये नोट्स बने हुए, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एंशिएंट हिस्ट्री से, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।